गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम पढ़ रहे थे नियंत्रण एवं समन्वय। उसमें अभी पढ़ रहे थे मानवों में नियंत्रण और समन्वय पढ़े थे। हम मस्तिष्क की संरचना, तंत्रिका कोशिका की संरचना, संवेदी तंत्रिकाएं और प्रेरक तंत्रिकाएं, प्रतिवर्ती क्रिया आदि समस्त चीजों का अध्ययन हम पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरा प्रकार का नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ेंगे और वो है रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। दो प्रकार का बताए थे। पहला हम बताए थे रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय और दूसरा तंत्रिकी समन्वय। तो तंत्रिकीय समन्वय हम मानवों में पढ़ चुके हैं किस तरह से होता है, और तंत्रिकीय समन्वय सिर्फ मनुष्यों में पाया जाता है, मनुष्यों और जीव जंतुओं में पाया जाता है, जबकि रासायनिक समन्वय पादपों और मानवों में या जीवों में दोनों में पाया जाता है, जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। तो समन्वय या रासायनिक समन्वय, इसका अर्थ है क्या है कि अभी तक जैविक क्रियाओं का नियंत्रण तंत्रिकाओं के द्वारा हो रहा था। तंत्रिकीय समन्वय में इसमें क्या होगा कि सारी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय है ना किसके द्वारा हो रहा है, रसायन के द्वारा, विशेष प्रकार के रसायनों के द्वारा हो रहा है। तो इसको कहेंगे रासायनिक समन्वय। तो ये जंतु और पादपों दोनों में होता है। जंतुओं में विशेष प्रकार की ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है ना, और वो ब्लड में जाता है, जबकि पादपों में कोई ग्रंथि नहीं होती, उनमें संश्लेषित होता है ये। तो इन कार्बनिक रसायन होते हैं, ये रसायन जो होते हैं कार्बनिक रसायन होते हैं, जो पादपों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। वृद्धि और विकास को कैसे प्रभावित करते हैं वो, उनमें भी पादपों में उद्दीपकों के फल उद्दीपकों का है ना, स्टिमुलस का संचार होता है। किसके द्वारा होता है, विशेष प्रकार की रसायनों के द्वारा। तो जैसे कि मनुष्यों में संवेदनाएं ग्रहण की जाती हैं और तंत्रिका के द्वारा ब्रेन तक पहुंचता है और सूचना को महसूस किया जाता है, लेकिन पादपों में तंत्रिकाएं नहीं होती, तो उसमें विशेष प्रकार के रसायन के द्वारा, माने सूचनाएं जो है रसायनों के द्वारा पादप के शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। तो सूचनाओं का संचार पादपों में भी हो रहा है और वो उद्दीपकों के प्रति होता है और विशेष प्रकार के रसायन के द्वारा होता है। तो उस प्रकार के विशेष प्रकार के रसायन को क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स कहा जाता है। तो पादप हार्मोन की एक परिभाषा यहाँ पर मैं लिख के रखी हूँ। पादपों में प्रकाश, जल, ताप और अन्य उद्दीपकों के स्पर्श आदि अन्य उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया या सूचना का संचार विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों के द्वारा होती है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है, जो पादपों की वृद्धि एवं विकास के साथ साथ सारी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं आपस में तालमेल स्थापित करते हैं। तो इन्हें क्या कहेंगे हम, पादप हार्मोन्स कहते हैं। और तो सूचनाओं के प्रति है ना, सूचनाओं के प्रति, उद्दीपकों के प्रति सूचना का संचार किस तरह से पादपों में होता है वो हम देख लेते हैं कि करके। जैसे वृद्धि प्रेरित गति होती है बाहर, माने किसी भी प्रकार का यदि लता वाले पौधे हैं जैसे कि, या कोमल पौधे हैं, तो उनको आगे बढ़ने के लिए यदि कोई उद्दीपक सहारा के रूप में मिल जाता है, तो उस सहारे के माध्यम से ये पौधे जो हैं वो आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार की वृद्धि कब होगी, जब उनको सहारा मिलेगा। तो ये सहारा या सपोर्ट जो होगा वो क्या काम करेगा, उद्दीपन का काम करेगा और उनमें वृद्धि होगी। तो इस तरह की गति क्या कहलाती है, वृद्धि प्रेरित गति कहलाती है। और ये किसके द्वारा हो रहा है, उद्दीपन क्या मिल रहा है उसको, सहारा। अनुवर्तन गतियां, कुछ अनुवर्तन गतियां जैसे बाह्य वातावरण में जो भी परिवर्तन है, प्रकाश है, जल है, ताप है, या बाह्य उद्दीपकों के प्रति जो गति पौधे प्रदर्शित करते हैं, तो उन गतियों को क्या कहते हैं, अनुवर्तन गतियां कहते हैं। तो ये अनुवर्तन गतियां जैसे प्रकाश के आधार पर होती हैं, प्रकाशानुवर्तन। तो कुछ पौधे जो होते हैं, पौधे के जैसे तना वाला हिस्सा है हमेशा प्रकाश की ओर गति करेगा, तो उसको क्या कहेंगे, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। और जड़ें जो होती हैं वो हमेशा जमीन की ओर, नीचे की ओर, प्रकाश के विपरीत दिशा में जाती हैं, तो उसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहेंगे। इसी तरह से एक प्रयोग के द्वारा भी हम इसको कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी बंद कमरे में एक छोटी सी खिड़की खोल देते हैं और पौधे को लगा दिया जाता है ना। तो उधर से बंद कमरा है, कमरा अंधेरा है, कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ एक खिड़की है। तो वो खिड़की की दिशा में ही पौधे कुछ दूर तक तो ऊपर चलेगा, पौधा ऊपर बढ़ेगा, उसके बाद खिड़की की दिशा में ही उसका तना जो है वो मुड़ जाता है। तो किस कारण से होता है, प्रकाश की ओर उसका अनुवर्तन गति दिखाता है। तो इसी तरह से ऋणात्मक, जैसे आप जड़ का ले लेते हैं, तो जड़ हमेशा क्या करता है, प्रकाश के विपरीत दिशा में जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक अनुवर्तन गति। उसी तरह से दूसरा है जैसे गुरुत्वानुवर्तन, नाम से ही है कि किससे कौन उद्दीपक का कार्य करेगा, गुरुत्वानुवर्तन में गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो उद्दीपक का कार्य करेगा। और गुरुत्वाकर्षण बल के
की ओर गति क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। तो जड़ का जो है, इसमें भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये धनात्मक होता है, जड़ का धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। और तने का जो है वो क्या होगा? जैसे जड़ जो है नीचे की ओर जा रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, और तना जो है ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ऋणात्मक। इसकी गति, तने की जो वृद्धि की गति जो है वो क्या कहलाएगी? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। और जड़ की वृद्धि की गति क्या कहलाएगी? धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। उसी तरह से रसायनों के प्रति, जैसे जल के प्रति अनुवर्तन गति, तो जल जिधर है उधर जड़ का गति करना क्या कहलाएगा? जलानुवर्तन कहलाएगा। उसी तरह से रासायनिक अनुवर्तन गति, रासायनिक अनुवर्तन गति हमको, जैसे ये फूल का इस तरह से अंडाशय स्थित है, अंडाशय में एक विशेष प्रकार का रसायन स्थित है, और पराग की नलिका जो है यहाँ पर वर्तिकाग्र में आता है फूल में, तो यहाँ से पराग नलिका की जो गति है, यहाँ पर रखा हुआ, अंडाशय पर रखा हुआ विशेष प्रकार का रसायन हार्मोन होता है, उसकी ओर गति करता है। उससे प्रेरित होकर अंडाशय, पराग की नलिका जो है वो सीधे कहाँ पहुंच जाती है? अंडक के नीचे की ओर पहुंच जाती है, और निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो पराग नलिकाओं में पाई जाने वाली गति क्या कहलाती है? रासायनिक अनुवर्तन गति कहलाती है। तो इसी तरह से पौधों में और कई प्रकार की गतियां पाई जाती हैं, जैसे कि छुई मुई का पौधा आप देखे होंगे, जैसे कि टच करते हैं उसके पौधे की पत्तियां जो है वो कैसी हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं। तो उनके बंद होने का कारण क्या है? स्पर्श जो है उद्दीपन का काम कर रहा है। तो इस प्रकार की गति क्या कहलाएगी? स्पर्शानुकंचन। तो इस प्रकार की पौधों में गतियों को बाह्य रूप से हम देख के, टच करके, या ताप के या प्रकाश के प्रयोग करके हम देख के अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें भी सूचनाओं का संचार होता है, पौधों में भी। और संचार के लिए कोई तंत्र या कोई अंग नहीं होता है, बल्कि विशेष प्रकार के रसायन जिम्मेदार होते हैं, और वो रसायन कहलाते हैं पादप हार्मोन। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं कौन कितने प्रकार के होते हैं पादप हार्मोन। 5 प्रकार के होते हैं। नाम लिख लीजिए: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल, और 5वां है इथिलीन। तो ये हो गया 5 प्रकार के पादप हार्मोन। कई बार आपको परीक्षा में इतना ही पूछ देता है कि पादप हार्मोन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, परिभाषा लिख दीजिए और इनके 5 प्रकार का नाम लिख दीजिए। अब एक एक करके हम पादप हार्मोन के बारे में देखते हैं कि इनका कार्य क्या है, किस तरह से ये पौधों की वृद्धि और गति को प्रभावित करते हैं। एक एक करके हम देखते हैं। पादप हार्मोन्स का 5 प्रकार के होते हैं। पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, और चौथा है एब्सिसिक अम्ल, और 5वां है एथिलीन। 5वां क्या है? एथिलीन। ये चौथा है एब्सिसिक अम्ल, और ये है साइटोकाइनिन, और ये क्या है? पहला ऑक्सिन और दूसरा ये जिब्रेलिन। तो इस तरह से ये 5 हार्मोन है: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। एक एक करके हम सारे के संश्लेषण और कार्य के बारे में देख लेते हैं। ऑक्सिन जो है वो तने और जड़ों की शीर्ष में संश्लेषित होते हैं। कहाँ पर संश्लेषित होती हैं? तने और जड़ों की शीर्ष में संश्लेषित होती हैं। इनकी खोज की थी डार्विन नामक वैज्ञानिक ने। ये अक्सर परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, और आपको भी ये जानने की जरूरत है। तो डार्विन नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। इसे कहा जाता है वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन नाम से ही जाहिर है क्या काम करता होगा? ये तने और जड़ों की वृद्धि में, माने पौधे की वृद्धि में सहायक है। तो ये चूंकि टिप में पाया जाता है, और ये तने की वृद्धि में और जड़ों की वृद्धि में सहायक होता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है कि ये बीज रहित फलों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। बीज रहित फलों के, आजकल मार्केट में देखे होंगे कि अमरूद जो है वो बिना बीज का आ रहा है, या कई और भी फल आते हैं जिनमें बीज नहीं पाए जाते हैं। तो उन फलों के उत्पादन में कौन सहायक है? ऑक्सिन नामक हार्मोन सहायक है। ठीक है। अब दूसरा आते हैं जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन की खोज की थी कुरोसोवा ने, और इसका मुख्य कार्य है जिब्रेलिन हार्मोन का कि पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। ये क्या काम करता है? पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। जैसे कोई भी साग पाची वगैरह लगाए हैं और उसमें यदि इस हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाए तो उनमें वृद्धि जो है वो लंबाई में वृद्धि तेजी से होगा। ये हार्मोन लंबाई में वृद्धि, बार बार बोल रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, लंबाई में वृद्धि। दूसरा बात और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक। ये भी लगभग ऑक्सिन के समान ही कार्य है। इसके द्वारा भी बीज रहित फलों के उत्पादन में माने सहायता ली जाती है। कि इसका मुख्य कार्य क्या है? एक तो लंबाई में वृद्धि जिब्रेलिन हार्मोन, और दूसरा क्या है? बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है बीजों की सुप्तावस्था अर्थात डॉर्मेंसी को तोड़ने में सहायता करता है या मदद करता है।
तो बीज जैसे होते हैं वो कुछ समय के लिए सुप्तावस्था में चले जाते हैं। उस समय यदि उन बीजों को कितने भी आप पानी डालें, मिट्टी में डालें, पानी डालें, वो बीज जो है वो अंकुरित नहीं होंगे। तो उस सुप्तावस्था को तोड़ने का कार्य क्या कौन करता है? सुप्तावस्था को तोड़ने का कार्य जिब्रेलिन करता है। तो बीजों में जो सुप्तावस्था है, सुप्तावस्था के पीरियड में या डोर्मेंसी के पीरियड में बीज अंकुरण नहीं कर सकते, तो उस स्थिति को तोड़ने के लिए कौन काम करता है? जिब्रेलिन काम करता है। ठीक है, तो 3 महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा? एक तो पौधे की लंबाई में वृद्धि, दूसरा बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक, तीसरा बीजों की सुप्तावस्था को तोड़ने में सहायक। ये हो गया जिब्रेलिन का मुख्य कार्य है। उसके बाद आते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज की थी मिलर ने। इनका मुख्य कार्य क्या है? कोशिका विभाजन में सहायक। जब कोशिकाओं में विभाजन होना शुरू होता है, उस समय कोशिका में विभाजन के लिए साइटोकाइनिन हार्मोन का होना जरूरी है, वरना कोशिका का जीव द्रव्य जो है वो 2 भागों में विभाजित नहीं होगा। केंद्रक का पदार्थ तो विभाजित हो जाता है, लेकिन जीव द्रव्य का पदार्थ विभाजित नहीं होता। तो एक मुख्य कार्य क्या हो गया? कोशिका विभाजन में सहायक। दूसरा ऊतक एवं कोशिका में विभेदन में सहायक, माने कोशिकाओं के समूह ऊतक का निर्माण करते हैं। तो कौन से कोशिकाओं का समूह किस प्रकार के ऊतक को निर्माण करेगा, कौन से तने के ऊतकों का निर्माण करेगा, तो कौन से जड़ों के ऊतकों का निर्माण करेगा, तो कौन संवहन ऊतकों का निर्माण करेगा, इसका डिसाइड कौन करता है? साइटोकाइनिन। ठीक है, तो ऊतक और कोशिकाओं में विभेदन में सहायक होता है साइटोकाइनिन। और तीसरा है नई कलिकाओं की वृद्धि में सहायक। कोई भी नई कलिका आ रही है तो उसकी वृद्धि में सहायक कौन होगा? नई कलिका की वृद्धि में सहायक साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन की 3 कार्य हैं। एक तो कोशिका विभाजन में सहायक होता है, दूसरा ऊतक और कोशिकाओं के विभेदन में सहायक होता है, और तीसरा नई कलिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है। चौथा आते हैं एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक एसिड। इसकी खोज की थी एडी कोर ने। ये इनका मुख्य कार्य है वृद्धि रोक देना। ये इनको क्या कहा जाता है? एब्सिसिक एसिड को वृद्धि रोधी हार्मोन, या इसको कहा जाता है तनाव हार्मोन, बल्कि लिख लीजिए आप लोग, इसको तनाव हार्मोन कहा जाता है। और वृद्धि रोधी हार्मोन माने तनाव और वृद्धि रोधी से अर्थ क्या है कि इसकी सारी जो जैविक कुछ महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रियाओं को रोक देता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? वृद्धि रोधी हार्मोन कहेंगे। और तनाव हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब स्ट्रेस के समय होता है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उस समय ये हार्मोन स्रावित होता है, और जैसे पौधों में है, पत्तियों को पूरा झड़ा देगा ताकि उनमें कम से कम खर्च हो एनर्जी भोजन बनाने में, है ना, कम से कम एनर्जी खर्च हो। तो इस तरह से वृद्धि रोधी हार्मोन है, वृद्धि को रोक देता है, पौधों की, तनों की, पत्तियों की पूरी वृद्धि को रोक देगा, ताकि उसको जिंदा रहने के लिए, पौधे को लिविंग स्टेज में रहने के लिए कम से कम एनर्जी खर्च हो। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वृद्धि रोधी हार्मोन या तनाव हार्मोन कहा जाता है। कि सूखा की स्थिति है या कोई विशेष प्रतिकूल परिस्थिति है पौधे के लिए, उस समय ये स्रावित होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? तनाव हार्मोन कहेंगे। और वृद्धि रोधी इसलिए क्योंकि उस समय वृद्धि पूरी तरह से रोक देता है, इसलिए वृद्धि रोधी हार्मोन। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है इसका? रंध्र को बंद कर वाष्पोत्सर्जन को रोक देता है। चूंकि तनाव हार्मोन है, वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो उसको कम जल की आवश्यकता होगी। जितना अधिक वाष्पोत्सर्जन होगा, पौधे को जल की अधिक आवश्यकता होगी, तो कम से कम जल की आवश्यकता के लिए वो क्या करता है? सूखे के समय में रंध्रों को बंद करने का काम करता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन क्या है कि पत्तियों से जल वाष्प के रूप में जो हानि होती है पौधों में, उनको कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। तो वो क्रिया रंध्र बंद करके ये बंद कर देता है तनाव हार्मोन। तीसरा है पत्तियों और फूलों और कलियों के विलगन में मुख्य भूमिका। जैसे ही पतझड़ का मौसम आएगा, उस समय पत्तियां, फूल और कली जो है वो झड़ने लगते हैं। तो इनके झड़ने का कारण क्या है? एब्सिसिक एसिड या तनाव हार्मोन है। तो इसमें प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तनाव हार्मोन किसे कहते हैं, या फिर वृद्धि रोधी हार्मोन किसे कहते हैं, या फिर पौधों के रंध्रों को बंद करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो विलगन में मुख्य भूमिका निभाने वाला हार्मोन कौन है। तो इस तरह से ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रश्न बहुत पूछता है। बीजों को सुप्तावस्था में ला देता है। चौथा मुख्य कार्य क्या है? बीजों को सुप्तावस्था में ला देता है, बीजों को अंकुरण होने से रोक देता है। यहाँ पर क्या था? जिब्रेलिन का जस्ट उल्टा है। जिब्रेलिन करता था इसका सुप्तावस्था या डॉर्मेंसी को तोड़ देता था, और ये क्या कर रहा है? सुप्तावस्था में वापस ला देता है ना। पूरी तरह से मतलब जैविक प्रक्रियाएं इसमें कम से कम होती हैं स्ट्रेस के समय या प्रतिकूल परिस्थितियों में, तो इसीलिए यह हार्मोन उत्पन्न होता है। इसको कहते हैं स्ट्रेस या तनाव हार्मोन कहा जाता है। एथिलीन, पांचवा है एथिलीन। इसकी खोज बर्ग ने की थी। एकमात्र गैस के फॉर्म में स्थित है, पाया जाता है यह हार्मोन, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गैसीय हार्मोन।
तो ये प्रश्न भी पूछता है कई बार ऑब्जेक्टिव में कि गैसीय हार्मोन कौन सा है। तो गैसीय हार्मोन क्या होगा, एथिलीन होगा। इसका मुख्य कार्य क्या है, फलों को पकाना। कच्चे फल की पेटियों में यदि गैसीय हार्मोन को या एथिलीन को छिड़क दिया जाए तो वो फल पक जाते हैं, जैसे केले हैं, आम है, अमरूद है। ये सब जो है पकाने के लिए जब जरूरत होता है तो एथिलीन की गैस का छिड़काव कर दिया जाता है। साथ ही साथ ये चौड़ाई में वृद्धि करता है, किसी भी तने की चौड़ाई में वृद्धि करता है। लंबाई में वृद्धि कौन कर रहा था, जिब्रेलिन। तो एथिलीन क्या है, इसकी चौड़ाई में वृद्धि करता है और खरपतवार नाशी का के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। खरपतवार किसे कहेंगे, फसलों के बीच में जो अन्य प्रकार के घास फूस उग जाते हैं उनको खरपतवार कहते हैं। तो उन खरपतवार को नष्ट करने में कौन सहायक होता है, एथिलीन गैस। यदि एथिलीन गैस का छिड़काव कर दिया जाए घासों में तो फिर क्या होता है, सारे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं या मर जाते हैं। तो ये हो गया 5 हार्मोन, आपको उनकी खोजकर्ता के नाम और उनके कार्यों को अच्छे से याद करना होगा।